Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 जुलाई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इंदिरा पॉइंट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। नीचे क्वेश्चन के अंदर ही आपको 3 अलग अलग ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला ग्रुप का नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सेकंड का नाम है आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, थर्ड का नाम है ईस्ट एशिया समिट। तो इन तीनों ही ग्रुप्स में से इंडिया किस किस का मेंबर है ये आपने समझाना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी तीनों का हिस्सा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों में से किसी का हिस्सा नहीं है इंडिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों वनडे एग्जामिनेशन के अंदर भी डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं ऑफिस बिल्डिंग की, तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो है आज के समय में इंडिया के अंदर में बन रही है, या फिर कह सकते हो बन चुकी है। अभी इसमें और भी काफ़ी काम होना बाकी है। जो आपको यहाँ पर ये ऑफिस दिख रहा है ना इस पिक्चर के अंदर में, ये गुजरात के अंदर में तैयार किया गया है। इसको नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। बोर्स मतलब BOURS, इसकी स्पेलिंग हो गई, और इसका मतलब होता है एक ट्रेडिंग सेंटर जहाँ पे व्यापार किया जाए। तो मतलब नाम से पता चल रहा है डायमंड बोर्स है, डायमंड का ट्रेडिंग सेंटर है, जहाँ पर हीरो को लेकर जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, है ना, हम लोग अलग अलग कंट्रीज से डील करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हीरे को, तो उस प्रकार की जो सारी डील्स हैं वो सब यहाँ पे इन्हीं ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर में होंगी। अभी हमारे पास में इस प्रकार का एक और डायमंड बोर्स है जो कि मुंबई के अंदर में है। वो बिल्डिंग भी एक मैसिव साइज़ की है, लेकिन उससे भी बड़ी साइज़ की बिल्डिंग आज के समय में ये तैयार की गई है गुजरात के अंदर में। अभी कुछ और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों वैसे तो अब से पहले दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का जो खिताब है वो अमेरिका के पेंटागन के पास में था, लेकिन भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर में जो ये ऑफिस बिल्डिंग तैयार की गई है, इसने यह खिताब आज के समय पर छीन लिया है, जिसमें हीरे का व्यापार होगा। जैसे मैंने आपको बताया डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है ये। प्लस जो अमेरिका का पेंटागन था, ये 80 सालों से, आप कह सकते हो 80 वर्ष से अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत थी, यानी कि एक ऑफिस बिल्डिंग था 80 सालों से अभी तक। लेकिन अभी यहाँ पर जो पेंटागन है ये अमेरिका का रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, उनका डिफेंस का हेडक्वार्टर, जिसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। 80 सालों से सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग की कैटेगरी में आता था दुनिया भर के अंदर में। लेकिन अभी जो यहाँ पर ये सूरत शहर के अंदर में ये बिल्डिंग तैयार की गई है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो इसने ये पेंटागन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेंटागन को पीछे करके आज के समय पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग ऑफिस ये बन चुका है। और आपको पता होगा गुजरात का जो सूरत शहर है ये पूरे दुनिया की रत्न राजधानी कहा जाता है, ठीक है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है, जो हीरे हैं अफ्रीका से बाकी सारी जगह से आते हैं, रॉ होते हैं वो, ठीक है। अब उनकी पॉलिशिंग करना, उनकी कटिंग करना, ये सारा काम इंडिया के अंदर में होता है, स्पेशली गुजरात के अंदर में किया जाता है। तो गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स भी मिल रही हुई है। दूसरी चीज़ आप कह सकते हो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डायमंड का, वो भी बहुत बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे डायमंड आते हैं
ठीक है, जो वो रॉ फॉर्म में आते हैं उनकी कटिंग, पॉलिशिंग, ये सारा काम किया जाता है, उनको शेप दिया जाता है। भारत के पास में कई सारे ऐसे लोग हैं, इंडियंस जो हैं, उनके पास में स्किल्स है डायमंड को शेप देने की। फिर उसके बाद में वो जो फिनिश डायमंड तैयार होते हैं वो यहाँ से सीधा जाते हैं, उनकी एक्सपोर्टिंग की जाती है, अलग अलग कंट्रीज़ में वो पहुँच जाते हैं। समझ गए। बताया जा रहा है कि जो ये तैयार हुई हुई नई ऑफिस बिल्डिंग है सूरत डायमंड बोर्ड्स जिसका नाम है, इसमें 65,000 कितने 65,000 से ज़्यादा जो हीरा कर्मचारी होंगे, ठीक है, यानी कि डायमंड को लेकर काम करेंगे, वो एक साथ काम कर सकेंगे। इतना बड़ा नंबर है। इस इमारत को वन स्टॉप कह सकते हो डेस्टिनेशन का जो है नाम दिया गया है। और बोला जा रहा है कि जो CNN की रिपोर्ट है, CNN रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑफिस बिल्डिंग को कुल 15 मंजिला बनाया गया है जो 35 एकड़ में फैली हुई है। तीसरा पॉइंट, इसमें हीरे के व्यापार से जुड़े जो पॉलिशर्स होंगे, कटर्स होंगे और जितने भी ट्रेडर्स होंगे यानी व्यापारी होंगे, सभी के लिए सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इस ऑफिस बिल्डिंग को लगभग बोला जा रहा है काफ़ी सारे बिल्डिंग्स की फॉर्म में बनाया है, जो कि यहाँ पर एक लाइन में आपको ये देखने को मिलेगी, एक स्पाइन के रूप में ये सब जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑफिस बिल्डिंग को बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने दावा किया है कि इसमें यानी इस बिल्डिंग के अंदर कुल 7.1 मिलियन वर्ग फुट से ज़्यादा ज़मीन आपको देखने को मिल जाती है। तो एक ह्यूज एरिया में यहाँ पर इस पूरे ऑफिस को तैयार किया गया है। 2023 में यानी इसी साल हो सकता है नवंबर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करें। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत अपडेट होगी तो उसके बारे में आगे हमें पता चल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जो इम्पोर्टेंट कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है, तो जिनका नाम है महेश गढ़वी, उन्होंने कहा है कि ये नए ऑफिस का जो बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है ये हज़ारों हीरा व्यापारियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर तो देखा जाएगा, लेकिन इस ऑफिस का बिल्डिंग का जो फ्लोर है, केवल फ्लोर का जो स्पेस है वो 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का देखने को मिल जाता है। प्लस ये पूरे 38 एकड़ में, मतलब 35 एकड़ से ज़्यादा बताया जा रहा है, लगभग 35 एकड़ से ज़्यादा एरिया में यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसमें 15 फ्लोर हैं जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद इसमें यानी इसी पूरे बिल्डिंग में जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर में 4700 से ज़्यादा अलग अलग ऑफिसेस बनाए गए हैं। 131 लिफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पूरे बोर्ड्स को बनाने में लगभग 32 अरब रुपए खर्च हुए हुए हैं। 32 अरब रुपए, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है 2700 करोड़ रुपए यानी 2700 करोड़ खर्चे गए। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 3000 करोड़ से ज़्यादा खर्चे गए। 32 अरब यानी कि बात की जा रही है 3200 करोड़, 3200 करोड़ के आसपास जो पैसा है इस पूरे के पूरे बिल्डिंग के अंदर में लगाया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना क्योंकि इसको लेकर लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। कल ही यहाँ पर ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आए थे, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी आपने यहाँ पर देखा होगा, इंडिया होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग इन गुजरात सूरत। ठीक है, फिर उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना इस बिल्डिंग के बारे में, वो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालने के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो निकालने के बाद में उसके बारे में सारा का सारा डिटेलिंग्स आपको प्रोवाइड करवाई हैं। ना आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़, मतलब पूरे देश को शर्मसार कर दिया है इस खबर ने। कल मैंने इस टॉपिक के ऊपर कल ही वीडियो बना दिया था। कल वीडियो बनाकर जो हमारा दूसरा वाला चैनल है उस पर मैंने अपलोड भी किया था। मणिपुर की इस मतलब कह सकते हो कि मतलब बोला भी नहीं जा रहा है कि ऐसा सिनेरियो निकल कर आया। आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली ट्विटर पर, मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया, वो 25 सेकंड का वीडियो ऐसा है जैसे मैंने कल भी बोला था कि आपका शरीर कांप जाएगा अंदर से, यार ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इंसानियत मर चुकी है पूरी तरह से और हम इंडियंस होके फेल हो चुके हैं आज के समय में। ऐसा वीडियो देखकर वीडियो में देखने को मिलता है कि 800 से 900 या कह सकते हो कहीं कहीं पर 1000 भी लिखा हुआ है, 800 से 900 लोगों का जो भीड़ था, जो पूरा मॉब था, वो 2 वेमेन को नेकेड बिना किसी वस्त्र के परेड करवा रहे हैं। फिर उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, देन उसके बाद में उनका गैंग रेप किया गया। स्पेशली बताया जा रहा है कि एक महिला वहाँ पर हैं जिनकी 21 साल की उम्र थी, उनके साथ में गैंग रेप किया गया। आपको पता ही होगा मणिपुर से जो ये पूरा का वीडियो निकल कर आया है ना, ये 2 महीने पहले का वीडियो है, लेकिन कल ये पूरी तरह से वायरल हो जाता है। सब जगह पर इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पर ये जो वीडियो है वो पहुँच चुका है। बहुत सारे इंटरनेशनल अखबार भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर खबर छाप रहे हैं। इंडिया की इमेज जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखकर, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर।
आपको पता होगा कि 3 मई, मैंने वीडियो भी बनाया था 4 मई को, 3 मई 2023 में, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मणिपुर के अंदर में मणिपुर हाईकोर्ट का एक जजमेंट निकल कर आता है। उस जजमेंट में क्या बताया जाता है? उस जजमेंट में बोला जाता है कि जो मेती कम्युनिटी है, मेती कम्युनिटी जो कि मणिपुर में आज के समय में 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा लोग मणिपुर में मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में इनको भी कवर करना चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट मणिपुर हाईकोर्ट का निकल कर आता है। और इस बात से जो कुकी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मणिपुर में कई सारी कम्युनिटी हैं, 50% से ज़्यादा मेती हो गई, उसके अलावा कुकी, नागा, ऐसे और भी कई सारी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बाकी सारे जो लोग थे कुकी कम्युनिटी और अभी भी लोग हैं, वो बाकी सारे लोग शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं, वो उनको स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मणिपुर हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया कि मेती कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली कुकी कम्युनिटी हैं, नाराज़ हुए, नाराज़गी जताई उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर इनको भी एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या 50% से ज़्यादा है मणिपुर के अंदर में। तो जो भी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे एसटी स्टेटस के अंदर में आने में, वो जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। अभी कुछ ही परसेंट में लोग हैं जिनको एसटी स्टेटस मिला है, उनको उस चीज़ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या को इसमें कवर कर दिया जाएगा तो इससे जो भी बेनिफिशियल्स और जो भी यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। इस प्रकार का जो सिनेरियो है वो निकल कर आया। और इसी बात पर कि एक का डिमांड है कि हाँ मिलना चाहिए, दूसरे का कहना है कि नहीं, यहाँ पर इनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। इसकी वजह से दोनों आपस में, दोनों कम्युनिटीज़ भिड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, मतलब अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर निकल चुके हैं, एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और भी वीडियोस आपने देखी होगी, कहीं कहीं पर कितनी सारी डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। मतलब ये जो कल वीडियो वायरल हुआ था, ये तो सच में अंदर से बिल्कुल कह सकते हो, एक तो गुस्सा तो आएगा इंसान को, गुस्से के साथ साथ यहाँ पर अंदर से रुलाने वाला वीडियो था। यार ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर कल जब वीडियो बनाया था तो कल हिम्मत नहीं हो पा रही थी ये वीडियो बनाने की। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और आर्टिकल पढ़ते पढ़ते जब मैं सोच रहा था यार मतलब क्या क्या ही हुआ होगा, और ये वो जो मतलब कह सकते हो एक वीडियो हमारे पास निकल कर आया है। मैं 100% कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आए होंगे जिनकी खबर पहुँची नहीं है। अब तो इंटरनेट भी यहाँ पर बीच बीच में कई बार सस्पेंड किया गया है, बाद में फिर सस्पेंड किया गया है ना। तो और भी यहाँ पर जो घटनाएँ होंगी वो बाहर लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं। और इस पूरी घटना को देखते हुए, इस पूरे वीडियो को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जो खासकर हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो है ना, ये वाकई बहुत घिनौना वीडियो है, और वेमेन को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, हम इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, या फिर कह सकते हो डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और मणिपुर की सरकार को, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी स्टेप्स उठाओ, एक्शन लो और इन चीज़ों को कंट्रोल करो। और जो भी यहाँ पर उस भीड़ में शामिल था, जिन्होंने यहाँ पर उन 2 महिलाओं के साथ में ये हरकत की हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ो, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ पे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है। मानव के पास में जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन है, लोगों के पास में जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारी केंद्र सरकार को प्लस मणिपुर की सरकार को सीधा सीधा एक्शन लेने के लिए बोला है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात और ऐड की है, ये बोला कि अगर आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ठीक है, हम यहाँ पर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन लेगा कि आगे करना क्या है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखकर। आगे आते हैं। वैसे जो भी वीडियो वायरल हुआ है वो 2 महीने पहले का है, यानी 4 मई को ये घटना हुई थी। 3 मई को यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वायलेंस है वो होना स्टार्ट हो चुका था मणिपुर में, और अगले ही दिन की यहाँ पर यह घटना थी जिसका वीडियो 2 महीने बाद जाकर वायरल हुआ। 2 महीने बाद यहाँ पे लोगों को खबर मिली है, मीडिया को खबर मिली है, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने दिखाना इसको शुरू किया है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगले पेज में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको हम लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से बात बोली है कि अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी विज़िट होने वाली है इंडिया के अंदर में। जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है विक्रमसिंघे, ये इंडिया आने वाले हैं और इंडिया में विज़िट होगी, हमारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो
तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि जब वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया में आएंगे, उनकी विजिट जब होगी, तो उस विजिट के दौरान कच्चातीवू आइलैंड का इशू उठाना। कच्चातीवू आइलैंड का जो मुद्दा है वो हमें उठाना है और तमिलनाडु को कच्चातीवू आइलैंड वापस चाहिए। देखो, कच्चातीवू बेसिकली एक आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, समुद्र के बीच में। लेकिन वो आइलैंड एक समय पर इंडिया के पास में हुआ करता था 1974 तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन आज के समय पर तमिलनाडु जो है वो इस आइलैंड को वापस मांग रहा है। उनका कहना है कि ये मुद्दा उठाया जाए और वो आइलैंड हमें वापस चाहिए श्रीलंका से। ठीक है, तो ये मैटर आपको यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि ये सब कुछ पता है किस वजह से हो रहा है, क्यों यहाँ पे इस आइलैंड को वापस मांगा जा रहा है। उसके पीछे का एक मेजर रीज़न है जो है वो है फिशरमैन इशू। ठीक है, होता क्या है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। कई बार होता है कि श्रीलंका के मछुआरे भारत की टेरिटरी में आकर फिशिंग करने आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन इंडिया की साइड से पहला काम ये होता है कि हम वार्निंग दें, गोली चलाकर या कुछ वार्निंग शॉट्स देके वार्निंग दी जाती है, जिससे कि वो मछुआरे वापस लौट जाते हैं अपनी टेरिटरी में। लेकिन जब जब यहाँ पर इंडिया के फिशरमैन एक लिमिट क्रॉस करके यानी श्रीलंका की टेरिटरी में अगर घुस जाते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी में सपोज अगर गलती से भी घुस गए मछली पकड़ने के लिए, तो श्रीलंकन नेवी आती है और घूमकर उनको पकड़ कर ले जाती है। ठीक है, अब वो उनको पकड़ कर ले जाती है, श्रीलंका में ले जाकर उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ना कोई वार्निंग ना कोई कुछ। अब प्रॉब्लम पता है एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर आगे बताऊंगा कि हाँ कच्चातीवू आइलैंड का जो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस है, जो उसका महत्व है, वो तमिलनाडु के लिए इतना ज़्यादा क्यों है, तमिलनाडु क्यों यहाँ पर ये कच्चातीवू आइलैंड का जो मुद्दा है इसको उठाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एनीवे अभी यहाँ पर 21 जुलाई यानी कि आज का दिन होने वाला है जब ये मीटिंग होगी, तो देखेंगे अभी क्या क्या डिस्कशंस होंगे। अभी फ़िलहाल जो मैटर पर अभी आर्टिकल लिखा गया वो मैंने आपको समझाया, लेकिन पता इतना काफ़ी नहीं है। मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है हमारा वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। इंडिया श्रीलंका का मछुआरों वाला विवाद है क्या, पॉसिबिलिटी आपसे मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाए। पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन, भारत के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे, ये दोनों ही जो पाक बे एरिया है, पाक बे एरिया आप कह सकते हो, ये हुआ इंडिया और नीचे हुआ यहाँ पर श्रीलंका, इसके बीच में पाक बे एरिया है। इस वाले एरिया में दोनों आकर मछली पकड़ते थे। ठीक है, जो पाक बे है एक शैलो वाटर बॉडी है, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती थी जिनको पकड़ा जाता था। अब दोनों आराम से काम कर रहे थे, दोनों तरफ के मछुआरे आराम से यहाँ पर उनका जीवन चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स होनी तब स्टार्ट हुई जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम अग्रीमेंट हुआ, समुद्र को लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया गया 1974 में। और स्टार्टिंग में जो 1974 का बॉर्डर एग्रीमेंट था, इन्होंने स्टार्टिंग में तो कोई फिशिंग के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट डाला नहीं, लेकिन 1976 में यानी अग्रीमेंट होने के लगभग 2 साल बाद क्या होता है, कुछ और लेटर्स आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं, कुछ और डिस्कशंस किए जाते हैं, और उन डिस्कशंस के दौरान इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर आपस में अग्री कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के वाटर वाले हिस्से में यानी एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में फ़िशिंग नहीं करेंगे। यानी भारत के मछुआरे श्रीलंका की साइड के पानी में जाके मछली नहीं पकड़ सकते और श्रीलंका के मछुआरे इंडिया की साइड वाले पानी में आकर मछली नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो एक दूसरे की टेरिटरीज़ को ये क्रॉस नहीं करेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ लेटर है वो किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और दोनों अग्री कर गए। तो लेकिन 1976 में जब ये ट्रीटी हो गई, ये सब कुछ डिस्कशंस हो गए, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बन गई, समुद्र के बीच में एक बाउंड्री बना दी गई दोनों के बीच में। लेकिन क्या ये चीज़ें मछुआरों को रोक पाई? नहीं। कितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट हुए, इन्होंने इंटरनेशनल फिशिंग शिपिंग को रोका, लेकिन ये एग्रीमेंट हमारे मछुआरों को नहीं रोक पाए। उधर के मछुआरे फिर भी मछली पकड़ते पकड़ते इंडिया की टेरिटरी में घुस जाते हैं, और इधर के मछुआरे इंडिया के वो भी यहाँ पर फिशिंग करते करते कहीं ना कहीं श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कोई बाउंड्री नहीं है। कई बार मिस्टेकन होता है, कई बार यहाँ पर जानबूझकर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंडिया की साइड में जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर इतनी मछली प्रेजेंट भी नहीं है। अब वो ढूंढते 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 यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका की जो नेवी है वो उनको पकड़ कर ले जाती है। समझ गए कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा चल रहा है। तो कहानी ऐसी चलती रही है ना। 1974 1976 में इस प्रकार से एग्रीमेंट्स हुए, काम ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो एक वॉर छिड़ जाती है श्रीलंका के अंदर में, उस वॉर तक कोई बातचीत होती नहीं है। फिर आखिरी बार मतलब स्टार्टिंग में जब दोबारा से ये मुद्दा शुरू हुआ मछुआरों का, वो मुद्दा शुरू होता है 2016 में। उस समय पर क्या होता है कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर अग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप करेंगे
और उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मेन काम क्या होगा, इस फिशरीज़ वाले मुद्दे को देखना। 2016 में यहाँ पर इसको सेटअप किया गया और यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। कुछ तो उपाय हो सकता है इस मछुआरों के विवाद का, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं। और यहीं पर एक और मुद्दा उठ गया, वो है कच्चातीवू आइलैंड का। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसको अच्छे से देखना। ये आपको मैप देखने को मिलेगा, ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, बीच में पाक स्ट्रेट है जिसकी अगर हम बात कर रहे थे अभी। इधर से क्या होता है, मछुआरे इधर से एरिया क्रॉस कर जाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके श्रीलंका में पहुंच जाते हैं। इधर से यहाँ पर श्रीलंका के मछुआरे इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके इंडिया की साइड में पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, जो इंडियन फिशरमैन है वो ज़्यादातर ट्रॉलर्स का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? ट्रॉलर्स का। अब ये ट्रॉलर क्या होता है, ट्रॉलर में कुछ इस प्रकार से मछली पकड़ी जाती है और कई सारी कंट्रीज़ ने इन ट्रॉलिंग को बैन कर रखा है और श्रीलंका ने भी ट्रॉलिंग को बैन कर रखा है। लेकिन इंडिया के फिशरमैन क्या करते हैं, इस प्रकार के ट्रॉलर का यूज़ करते हैं। ट्रॉलर में क्या होता है, समुद्र के ऊपर एक जहाज़ चलेगा, नाव होगी, नाव के पीछे यहाँ पर एक जाल बांध दिया जाएगा। वो जाल बहुत बड़े साइज़ का होगा और उस जाल में नीचे पहिए लगे हुए होंगे। बहुत बड़े साइज़ का जाल होगा जो कि खुलकर पूरी तरह से खुल जाएगा, समुद्र के अंदर बिछ जाएगा और ये नाव आगे आगे चलेगी और जाल इसके पीछे पीछे यहाँ पर खींचता हुआ आएगा। और जाल जैसे खींचता हुआ आएगा और इसके अंदर इस जाल में जो भी चीज़ें आती चली जाएंगी, चाहे वो समुद्री पेड़ पौधे हों, दूसरा जानवर हो या फिर कह सकते हो मछलियाँ हों, सब कुछ यहाँ पे उस जाल में फंसता हुआ चले जाएगा। फिर वो उस जाल को यहाँ पर इस तरीके से खींचते हुए एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं और एक साइड में जब इकट्ठा करके उठाते हैं तो कुछ इस प्रकार का सीन आपको ये देखने को मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मैरीन एनवायरनमेंट है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और बाकी सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। तो श्रीलंका ने इसको बैन किया, लेकिन इंडिया के फिशरमैन इसी ट्रॉलर को लेकर जाते और वहाँ से मछलियाँ को पकड़ के ले आते इस जाल के अंदर में। तो इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो श्रीलंका की नेवी है वो इनको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर जो फिशिंग है वो बैन है। अब जब तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकलते हैं, श्रीलंका जा रहे होते हैं, और श्रीलंका कह रहा हूँ, श्रीलंका जा रहे होते हैं, श्रीलंका नहीं, अपने एरिया में मछली पकड़ रहे होते हैं। अब मछली पकड़ते पकड़ते हैं ना, यहाँ पर बीच में एक आइलैंड है, कच्चातीवू आइलैंड। ठीक है, कच्चातीवू आइलैंड की बात कर रहे थे ना, वो आइलैंड यहाँ पर है, जस्ट बीच में। अब बीच में थक भी जाएंगे वो लोग। अब थकने के बाद में क्या करते हैं, वो इस आइलैंड पर बैठ जाते थे। अपना जो जाल है मछली पकड़ने वाला उसको सुलझा लिया, क्योंकि वो उलझ जाता था, गीला था तो उसको सुखा लिया। तो वो सारे काम बैठकर कर रहे होते, रेस्ट ले रहे होते थे। इधर से श्रीलंका की नेवी आती और आते हुए सीधा यहाँ पे इनको अरेस्ट करके ले जाती। क्यों? क्योंकि कच्चातीवू आइलैंड अभी इंडिया के हाथ में नहीं है, ये श्रीलंका का हिस्सा है। क्यों? 1974 में ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया था। तो तमिलनाडु यहाँ पर इसको वापस मांगता है। उनका कहना यह है कि कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा उठाया जाए और ये आइलैंड हमें वापस से चाहिए, क्योंकि हमारे मछुआरे जाते हैं, ये हिस्सा भी हमारा ही था और वहाँ पे रेस्ट भी करते हैं, तो वो रेस्ट करने देते नहीं हैं, सीधा यहाँ पे उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। समझ गए क्या है पर्टिकुलर इशू? तो मैंने आपको ये कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा बता दिया। आगे आते हैं। अब ना, जो ये मछुआरों का विवाद है, इसको टैकल करने के लिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस मुद्दे को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। पहली चीज़, ये जो ट्रॉलिंग है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ट्रॉलिंग से वाकई में कई सारी रिपोर्ट्स पहले भी पब्लिश हुई हैं, कई एडिटोरियल मैंने डिस्कस किए हैं कि हाँ, मरीन एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। ट्रॉलिंग की जगह डीप सी फिशिंग चलाई जा सकती है, और डीप सी फिशिंग के लिए यहाँ पर डीप सी फिशिंग स्कीम को भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक बड़ा जहाज़ आपको मिलता है और वो जहाज़ आप समुद्र के बीच में ले जाकर खड़ा कर सकते हो और जाकर समुद्र की गहराई में मछली पकड़ सकते हो वहीं पे खड़े होकर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्कीम स्टार्ट की गई ताकि मछुआरों का जो ट्रॉलर है वो ट्रॉलर को हटाकर डीप सी फिशिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। नाउ अब आते हैं हम लोग आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज़ इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू, हाउ कैन बोथ कंट्रीज सॉल्व इट। तो 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना। अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हो, बढ़िया से कुछ अच्छे सॉल्यूशंस बता सकते हो। सॉल्यूशंस मैंने ज़्यादा नहीं बताए क्योंकि आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। भारत श्रीलंका मछुआरा मुद्दा क्या है, विस्तार से बताएं। दोनों देश इसे कैसे सुलझा सकते हैं, इसके बारे में समझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं।
लेकिन जैसे उस ग्रुप में पहुंचोगे, मैसेज के नीचे जो भी एक लेटेस्ट मैसेज होगा उसके नीचे यहाँ पर आपको कमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। उस कमेंट पे टैप करना, जैसे उस पर टैप करोगे आपको वो ग्रुप मिलेगा और फिर वहाँ पर आपको दिखेगा कि लोगों ने अपने आंसर्स सेंड कर रखे होंगे, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे होंगे। आप भी जाकर अपने आंसर को सेंड करके और एटलीस्ट एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि कम से कम आप 2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। भाई 2 आंसर्स को रिव्यू करने में 15 मिनट लगेंगे। अब 2 आंसर्स को रिव्यू करके आप अपना आंसर लोगों से रिव्यू भी करवा सकते हो। ठीक है, तो आंसर्स रिव्यू किए, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और सामने वाले को भी मिलेंगे। सामने वाले की जो मिस्टेक्स अगर आपको लगती है तो आप बता सकते हो, वो अपने में सुधार करेगा। प्लस आपको लगता है कि हाँ मैंने भी यार आंसर लिखा था लेकिन मैंने ये पॉइंट नहीं लिखे थे, ये पॉइंट इस बंदे ने अच्छा लिखा है, तो वो पॉइंट आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्योंकि पढ़कर ही थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। ऐसे यहाँ पर हम बैठे बैठे नहीं सोच सकते। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ एक्सपैंड होती हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से कॉपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो। उन पेड ग्रुप के अंदर में आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इंडिया श्रीलंका का इशू पढ़ा, लेकिन आर्टिकल में तो कुछ नहीं था, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ था। तो वो बैकग्राउंड डेटा, वो सारी चीज़ें आपको इस पेड ग्रुप के अंदर में प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। पेड ग्रुप का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमेशा हमेशा के लिए केवल 499 रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट करके उस ग्रुप का एक्सेस ले सकते हो। आपने कोई दोबारा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई सब्सक्रिप्शन वापस से रिन्यू नहीं करवाना है। और अगर आप यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8534873368। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना और बता देना, आपको वहाँ से एक मैसेज आएगा और सारा प्रोसेस बताया जाएगा, पेमेंट का क्या प्रोसेस है, फिर उसके बाद में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हो कि और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं ये कहूँगा कि ग्रुप में आप ज्वाइन होगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आपका रिकवर हो चुका है। इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दूसरी चीज़, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बनाने में दिक्कत क्या, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधा उस ग्रुप का एक्सेस ले सकते हो, जो भी पढ़ना हो अपने टाइम पर सर्च करके कभी भी पढ़ सकते हो आराम से यहाँ पर। ठीक है, तो वो इसका एक मेन फ़ायदा है। एक और चीज़ यह है यार, हम लोग इधर उधर चलते चलते ऐसी अमाउंट खर्च कर देते हैं, कितने ही पैसा खर्च कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर 499 रुपीज़ एक लिमिटेड अमाउंट रखा गया है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है। ये हर कोई व्यक्ति यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप किसी को ज़्यादा लग रहा होगा तो आप एक चीज़ ये भी देखो कि लाइफ टाइम एक्सेस के भी यहाँ पर जो पॉइंट है वो ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा जो टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, उसको पहुँचाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों जो मॉर्निंग वाला वीडियो है ये मैंने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया है। उसके पीछे का रीज़न है मेरे रिलेटिव में डेथ हो गई, रिलेशन में किसी की, तो वो परसों हुई थी। मैं परसों शाम से यार वहाँ पे था, इस चक्कर में कल का द हिंदू का वीडियो काफ़ी लेट हो गया और फिर मुझे फिर जाना पड़ा। अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में, काम करने के बाद में फिर मुझे जाना पड़ा, फिर वहीं पे पूरा दिन हो गया। फिर उसके बाद मैं फिर मॉर्निंग में आई हूँ, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी 2 दिन से। मैं आज वापस से थोड़ा टाइम निकाल के वापस उसको कंटिन्यू करूँगा और पिछले 2 दिन का जो डेटा होगा वो पिछले 2 दिन का डेटा भी उसमें इंक्लूड कर दूँगा आगे वाले वीडियो में। आगे वाले के वीडियो मॉर्निंग वाले 5 AM के थोड़े थोड़े लंबे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपका कुछ स्किप नहीं करूँगा। जो करंट अफेयर पिछले 2 दिनों का है वो यहाँ पर आपको तैयार मिलेगा आपके आगे वाले वीडियोस के अंदर में। थोड़े लंबे हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने नॉन बासमती जो चावल है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा दिया है। अब उसका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया में खुद यहाँ पे इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे शॉर्टेज हो जाएगा, और शॉर्टेज हो जाएगा तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, दाम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो नॉन बासमती राइस हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर में एक सिंपल सी चीज़ पढ़ी होगी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड है और उसकी सप्लाई नहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के समय में यहाँ पर सरकार ने डिसीजन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर इस प्राइस को हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल करना है, प्लस हमें
एक अच्छे मात्रा में इस चावल की जो उपलब्धि है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, वो भी हमें अपने इंडियन मार्केट के अंदर में रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि अब कितना परसेंट कम किया, कितना परसेंट बढ़ाया, ये वो किस साल कितना किया, उस साल कितना एक्सपोर्ट किया, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाएगा? तो अगर आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो थोड़ा सा आप नॉन बासमती राइस के बारे में, यानी नॉर्मल अपने चावल के बारे में पढ़ सकते हो कि राइस के सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ कैसी है, राइस फसल कौन सी है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंडिया किस नंबर का प्रोड्यूसर है, यहाँ से सवाल बनते हैं। कहोगे सवाल बनते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल बनते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ आगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चावल की बात करें तो राइस एक स्टेपल फूड है ज़्यादातर आबादी के लिए भारत के अंदर। यानी इंडिया में हर कोई चावल खाता होगा यार, आप भी, मैं भी, हम लोग, सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं चावल का कंजम्पशन करते हैं। हर एक व्यक्ति के पेट में चावल जाता है। चावल एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप जहाँ पर चावल को उगाने के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान चाहिए होता है, प्लस थोड़ी नमी चाहिए होती है, और साल भर में 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाए, दैट्स इट। इतना अगर हो रहा है तो चावल की ग्रोथ अच्छी होगी, समझ गए। और अगर कहीं पर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर सिंचाई अच्छी की जा सकती है, अच्छा लेवल पर इरिगेशन करने के बाद में, सिंचाई देने के बाद में, क्योंकि चावल को उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। तो सिंचाई अच्छी करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। देन अगर हम सदर्न स्टेट्स में बात करें, सदर्न स्टेट्स जैसे हमारे तमिलनाडु, केरला, हम इनकी बात कर रहे हैं। सदर्न स्टेट्स में प्लस वेस्ट बंगाल के अंदर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वहाँ का मौसम है बेसिकली, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी मात्रा में चावल को उगाने की अनुमति देता है। वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, सूटेबल है एग्रीकल्चर, राइस के प्रति। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर में तो जो हमारे किसान हैं वो 3 प्रकार के चावल उगाते हैं। कौन कौन से? औस, अमन और बोरो। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया के अंदर में जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं चावल के, यानी भारत में कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है चावल का? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर में। उसके अलावा ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और हाई यील्डिंग और हाई प्रोडक्शन वाले में खासकर पंजाब, तमिलनाडु, उसके बाद हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है चावल का? वो है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चावल का, और चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडिया। ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछ लिया था। तो ये प्रोड्यूसर का नंबर पता होना चाहिए कि किस नंबर पर, किस लेवल पर यहाँ पर इंडिया स्टैंड करता है, क्योंकि इस बार 2023 में भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन को देखा था। 2019 में सवाल क्या पूछा गया था? अमंग द फॉलोइंग, यानी कि कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। पूछा गया इन चारों देशों में से विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। 2019 में सवाल पूछा गया, और सवाल यह था कि 2019 से पहले के जो 5 साल हैं, उन पिछले 5 सालों में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन रहा है दुनिया में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इंडिया ने खूब मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। ये बात थी नॉन बासमती राइस, पूरे ओवरऑल राइस की। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपने नॉन बासमती राइस तो समझ गए कि बाकी सारे जो बासमती राइस के अलावा जितने भी चावल हैं वो नॉन बासमती हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बासमती भी जान लेते हैं कि बासमती राइस क्या है, क्योंकि बासमती राइस एक रीज़न की वजह से रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो बासमती राइस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो, बासमती राइस का जो चावल का ओरिजिन है ये इंडिया से है, प्लस इंडिया के साथ साथ कुछ पाकिस्तान के एरियाज़ में भी यहाँ पर ये इसका ओरिजिनेशन हुआ है, वहाँ से ये उगाया जाता है। प्लस चावल की जो प्रीमियम वैरायटी है, एक अच्छी क्वालिटी की वैरायटी यहाँ पर आप कह सकते हो वो बासमती चावल है। ये खासकर जो हमारे हिमालयन फुटहिल्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर खासकर उगाए जाते हैं, जैसे स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी एरियाज़ में यहाँ पर ये बासमती राइस को ग्रो किया जाता है। जो बासमती राइस है इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है, और ये चावल जब बनकर आते हैं तो थोड़े से खुले होते हैं, इनका टेक्सचर अलग होता है, यूनिक होते हैं, एक खुशबू यहाँ से निकल कर आती है ना। चावल खुले मतलब कि आप चावल बना लोगे तो जैसे नॉर्मल राइस होता है वो आपस में चिपक जाते हैं, ये चिपकता नहीं है। ये भी यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस जहाँ पर बासमती राइस उगाया जाता है वहाँ पे हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस भी चाहिए होती है, वहाँ का एक अच्छा यूनिकनेस चाहिए होता है एनवायरनमेंट के अंदर में। इस बासमती राइस के अंदर में एक प्रीमियम क्वालिटी लाने के लिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी और भी चीज़ों का मिक्स किया जाता है ना। इसी वजह से जो हमारा FSSAI है उन्होंने बोला है कि बासमती राइस में कोई भी चीज़ों की मिलावट ना हो, जैसा उग रहा है नेचुरली यहाँ पर उगा कर दिया जाए।
जो FSSAI है ना, यानी कि हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली 2023 के कुछ यहाँ पे जो एक्ट है उसके अंदर में अमेंडमेंट करने की बात की है। और अमेंडमेंट करते हुए ये बोला है कि जो बासमती चावल है, बासमती चावल का जो व्यापार है वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। कर क्या रहे हैं, बहुत सारे लोग बासमती चावल में नॉन बासमती चावल मिला दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड कर दे रहे हैं खुशबू के लिए। तो वो सब कुछ नहीं करना है, नेचुरली जैसा आप उगा रहे हो वैसे यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड सेट करके प्रोवाइड करवाना है। ये बात यहाँ पर FSSAI ने मेंशन की है, ठीक है। क्योंकि बासमती चावल में एक नेचुरल खुशबू होती है, वो नेचुरल खुशबू अलग से पता होती है, क्योंकि इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2-एसिटिल-1-पायरोलिन, 2-एसिटिल-1-पायरोलिन। तो इस केमिकल की वजह से यहाँ पर इसका एक फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे FSSAI ने ये भी बोला कि जो बासमती राइस होगा इसको आर्टिफिशियल कलरिंग से बचाना है, बाकी पॉलिश से बचाना है, आर्टिफिशियल कोई खुशबू ऐड नहीं करनी है, जैसा नेचुरल है वैसे यहाँ पे ग्रो करके हमें प्रोवाइड करवाना है। तो हमने आपको दोनों बता दिया, नॉर्मल राइस प्लस बासमती राइस। आगे आते हैं नाउ, यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल। अभी मैंने आपको मणिपुर के बारे में बताया, मणिपुर का जो गैंगरेप का केस निकल कर आया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने फ्रंट पेज पर आर्टिकल जो था वहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ में। अब इस पूरे मुद्दे को देखते हुए जो हमारा NHRC है, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इस NHRC ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। और मणिपुर में जब से हिंसा हो रही है तब से अब पहली बार NHRC ने अपना जाकर स्टेटमेंट जारी किया है। और स्टेटमेंट ये निकल कर आया है कि देखो हमें, क्योंकि NHRC का नाम क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये मानव के अधिकार की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जारी किया कि जो ये इंसिडेंट निकल कर आया कि 1000 लोग यहाँ पर किस प्रकार से एक 5 लोगों के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जो एक पिता थे उनको मार दिया गया, जो 2 लड़की थी उनके साथ में मतलब इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकत की गई, नेगेट करके परेड करवाया गया, उनके भाई को मार दिया गया, भाई ने रोकने की कोशिश की। तो ये क्या है, सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। और ऐसा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कोई भी कमीशन या कोई भी बाकी सारी चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। प्लस इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ पर मेंशन किया है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि क्या क्या मतलब हमें जानना है कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं मणिपुर के अंदर में ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्लीज़ इसके बारे में यहाँ पर हमें समझाएं, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आपको यहाँ पर ये मुद्दा समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मणिपुर में क्या हो रहा है। लेकिन अब इस आर्टिकल में से कुछ एक चीज़ जो आपने पढ़नी है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपने NHRC के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है। बीच बीच में ये बॉडी न्यूज़ में आती है, ऐसा नहीं है लगातार आती, लेकिन बीच बीच में आती है। तो अभी हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं NHRC के बारे में पढ़े हुए, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर से पढ़ेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी यानी कि एक कानून के ज़रिए बनाई गई है। तो इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। जो हमारे पास में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, इसी कानून के तहत इसको बनाया गया। बाद में इस NHRC के अंदर में 2006 में कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन भी किए गए। NHRC ने अपनी जो अभी सिल्वर जुबली है 25 साल, इसको यहाँ पे 12 अक्टूबर 2018 में हो चुके थे। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। उसके अलावा जो हमारे देश में ह्यूमन्स हैं उनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनके अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खासकर जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, है ना, ये सारे राइट्स जो हमारा संविधान हमको देता है उन सब की प्रोटेक्शन करने का काम करता है ये हमारा NHRC। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? अगर यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वो राइट्स हैं जहाँ पर सभी लोगों को वो अधिकार दिए गए हैं, उनमें लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, किसी चीज़ के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ह्यूमन राइट्स में आपका राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना, टॉर्चर से यहाँ पर मुक्त रहे इंसान। कोई यहाँ पर किसी को टॉर्चर करने का हक नहीं है, किसी को स्लेवरी करने का हक नहीं है, किसी को अपना स्लेव बनाने का हक नहीं है, गुलामी करवाने का हक नहीं है। लोगों के पास में अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर करने का पूरा तरह से फ्रीडम है। लोग अपने यहाँ पे एक्सप्रेशंस को सामने रख सकते हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, ऐसे कई सारे राइट्स हैं। तो उन सब की प्रोटेक्शन के लिए NHRC काम करता है। NHRC का स्ट्रक्चर कैसा है इस कमीशन का, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है। कई सारे इसमें लोग हैं जो कि यहाँ पर इस बॉडी को चला रहे होते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, 7 बाकी दूसरे मेंबर्स होते हैं, और इन 7 मेंबर्स में से 3 हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये जो चेयरपर्सन होते हैं NHRC के अंदर में, ये एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं।
प्लस इन चेयरपर्सन्स को या इन मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम हमारा प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट को भी 6 मेंबर की एक कमेटी होती है, वो बताती है कि हाँ किन लोगों को एनएचआरसी का मेंबर बनाना है। तो वो 6 मेंबर की जो कमेटी होती है उनमें कौन कौन से 6 मेंबर होते हैं? सबसे पहले उस कमेटी के जो मेन हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे मेंबर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तीसरे मेंबर राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, चौथे मेंबर आपको देखने को मिल पाएगा जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर में ओपोजिशन पार्टी है, ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो होंगे। फिर उसके बाद में यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये सब मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं? इस कमेटी को तैयार करते हैं। ये कमेटी हमारे प्रेसिडेंट को बोलती है कि हाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये व्यक्ति होने चाहिए, इनको अपॉइंट होना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। नाउ फिर बात आती है टर्म एंड रिमूवल की। ये सभी व्यक्ति कैसे मेंबर्स बन सकते हैं एनएचआरसी का, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैसे हटाए जा सकते हैं? ये सभी लोग ऑफिस में 3 साल के लिए बैठ सकते हैं। 3 साल का टेन्योर इनका होता है, या फिर 70 साल की उम्र तक यहाँ पर वो सर्व कर सकते हैं एनएचआरसी के अंदर में। जो भी चीज़ पहले आ जाए, हो सकता है 70 साल के पहले पूरे हो जाएं तो इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या हो सकता है 3 साल इनके पहले पूरे हो जाएं, 3 साल की सर्विस पूरी हो जाए तो यहाँ पर इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, वो इन व्यक्तियों को रिमूव भी कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। समझ गए? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, वो है ये वाला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार से थोड़ा जोर लगाकर बोला है कि जो चीता अभी साउथ अफ्रीका, नामीबिया से इंडिया में लाए गए हैं, उन चीता को दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्योंकि अभी आपको पता है जो चीता आए हैं भारत के अंदर में, वो मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के अंदर में रखे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर थर्सडे में मेंशन किया है, हमारी केंद्र सरकार से बोला है कि जो 40% चीता की डेथ हो चुकी है, ये एक चिंता वाली बात है। ये एक अच्छी इमेज सेट नहीं करता है। उनका कहना यहाँ पर यह है कि हमने पिछले साल से अभी तक 20 चीता मंगाए, उन 20 चीता में से 40% चीता ऑलरेडी मर चुके हैं। तो क्या ये एक अच्छी पिक्चर सेट करेगा? नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं, क्योंकि 8 चीता मर गए और बचे हैं अभी 12 चीता 20 में से, तो उनको बचाने के लिए एक बार लोकेशन चेंज कर सकते हैं। भाई कोनो नेशनल पार्क की जगह आप दूसरे सेंचुरी में शिफ्ट कर दो, वहाँ पर रख कर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से बोली है। अब जैसे कि मैं आपको लगातार बताता आया हूँ चीता के बारे में, क्या 2 प्रकार के चीता होते हैं, एक होता है एशियाटिक चीता और एक होता है अफ्रीकन चीता। मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा डिटेल से, आप ही बताओगे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बताई थी कि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता, ठीक है, दोनों का IUCN स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है आने वाले समय पर, या काफ़ी सारे वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो IUCN स्टेटस मैंने कई बार आपसे पूछा, लास्ट टाइम भी पूछा था, काफ़ी कम लोगों ने जवाब दिया था। आज आप लोग कोशिश करना जवाब दो कि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस क्या है, और पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और पता है तो लिखने में कोई शर्म कैसी या फिर कोई देरी कैसी। और जिसको नहीं पता है तो एक बार पढ़ लें इनके IUCN स्टेटस को, तब जाके यहाँ पर वो फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे वो याद रख पाएंगे। क्योंकि पढ़ लेना अलग बात है और याद रखना एक अलग बात है, और रिवीजन कर करके ही हम लोग चीज़ों को याद रख पाते हैं। और वो रिवीजन का फोकस भी मैं यहाँ पर इन वीडियोस के ऊपर मैं प्रॉपर करता हूँ। अगर यहाँ पे आज कोई आर्टिकल है तो मैं उसको दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, और कोई बड़ा आर्टिकल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सी तारीख को डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। आगे आते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 एडिटोरियल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे बताऊँ, जुलाई के महीने में हमने ये दोनों ही आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा पहले डिस्कस किया है वो आज हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। ये वाला आर्टिकल हम थोड़े दिनों पहले, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है डिस्कस किए हुए, 2 जुलाई और 4 जुलाई को हमने डिस्कस किया था, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। आज हम इसको कवर करेंगे, लेकिन आपको ये वाला आर्टिकल यहाँ पर थोड़े दिनों पहले डिस्कस करके मैंने आपको बताया था। इवन आपको याद होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है 2023 का, ये बिल अभी जो हमारा मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है कल से, वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर में प्रेजेंट किया जाएगा। फोकस किया जा रहा है एक नई प्रकार की बॉडी बनाई जाए, जिस बॉडी का मेन काम होगा इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा जा रहा है, जबकि दुनिया भर की कंट्रीज़ दबा कर इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च रही हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तो इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ना है तो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पूरा आर्टिकल वही है और बहुत डिटेल से आप उस दिन मेंस का आंसर भी लिख चुके हो, याद होगा मैंने मेंस का क्वेश्चन भी दिया था। 13 जुलाई का वीडियो ओपन करना है। करना क्या है, यूट्यूब पर जब आप लोग पूरा ये वाला वीडियो देख लो, अब आपने ये एडिटोरियल पढ़ना है तो उसके लिए सिंपल सा वीडियो ये वाला ऑफ करो। अब 13 जुलाई का वीडियो ओपन करो। 13 जुलाई का वीडियो
ओपन करने के लिए यूट्यूब पर जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखना 13 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन, या बाय दीपक यादव भी लिख दोगे तो आपके पास में वो आ जाएगा। 13 जुलाई का जो थंबनेल लगा हुआ है ना, वो बाढ़ वाला लगा हुआ है कि डूब जाएगी दिल्ली, है ना, बारिश से यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। इस प्रकार का थंबनेल यहाँ पे लगा हुआ है 13 जुलाई का। उस वीडियो को ओपन करोगे, वीडियो ओपन करने के बाद में मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट आपका होगा ही नहीं। 37 मिनट 35 सेकेंड, 37 मिनट 35वां सेकेंड पर चले जाना। जैसे आप ओपन करोगे सामने आपको आर्टिकल दिखाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, कि व्हाट इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो वहीं पे मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया, प्रॉपर नोट प्रोवाइड करवाएं। हाँ, आर्टिकल का जो प्रॉपर नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें, तो बार बार इनको रिपीट करना कोई बात बनती नहीं है। आप रिविजन कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने यहाँ पर पहले पढ़ा था वो एक बार और जाकर उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो देखेंगे ही 100%। उनको देखना ही देखना है, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 13 जुलाई का वीडियो और 37:35, तो 37 बज के कह रहा हूँ, 37 मिनट 35 सेकेंड को ओपन करना। तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। खैर, आते हैं हम लोग अपने अगले वाले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे शशांक मोहन साहब ने ये एडिटोरियल लिखा है। इस एडिटोरियल के अंदर में, इस आर्टिकल में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ खामियां हैं, उसके बारे में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसा हमेशा बताता हूँ, बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को समझने से पहले आपने समझना होगा ये बिल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको आर्टिकल के अंदर ही बता दूंगा कि यहाँ पे राइटर किन किन चुनौतियों की बात कर रहे हैं, किन किन यहाँ पर कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। तो अभी खबर में क्यों है? खबर में इसलिए है क्योंकि नया प्रोटेक्शन बिल जो है लेकर आया गया, और ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये जो बिल है ना, ये सर 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में कभी भी पार्लियामेंट के अंदर में आने वाला है, क्योंकि 20 जुलाई से हमारे पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन स्टार्ट हो चुका है। उस मॉनसून सेशन में कई सारे बिल्स रखे जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पर जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है वो भी आएगा, उसके साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल भी रखा जाएगा। तो अगर ये बिल आज यानी इस बार मॉनसून सेशन में पास हो जाता है तो ये जाकर एक कानून बन जाएगा। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल नाम से पता चल रहा है ये आपके पर्सनल डेटा की सुरक्षा की बात कर रहा है, क्योंकि इस पूरे बिल का नाम भी डीपीडीपी बिल है। डीपीडीपी, अब डीपीडीपी मतलब है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। समझ गए? अब पहली चीज़, सर पर्सनल डेटा होता क्या है जिसकी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं? देखो, आपका पर्सनल डेटा जिससे एक पर्सन की आइडेंटिटी को जाना जा सके। फॉर एग्जांपल, आपका मेरा फाइनेंशियल डेटा हो गया, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए, डेटा कास्ट को लेकर, रिलीजियस को लेकर, आपका पॉलिटिकल बिलीफ, मेरा पॉलिटिकल बिलीफ, प्लस कुछ और डेटाज भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट जो सरकार ने यहाँ पर जारी कर रखे हैं, वो सब आपका पर्सनल डेटा ही तो है। उस पर्सनल डेटा के जरिए आपकी पहचान की जा सकती है। समझ गए? तो हम चाहते हैं कि हमारे पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, हम प्राइवेसी चाहते हैं, हम नहीं चाहते पर्सनल डेटा हमारा कहीं पर भी शेयर किया जाए। उसी के लिए यहाँ पर यह बिल आया है। समझ गए? 2022 का बिल, जिसको यहाँ पर अभी मॉनसून सेशन के अंदर में लाया जा रहा है। अब जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, पहले इसके फीचर्स क्या हैं वो समझो, फिर राइटर ने जो यहाँ पर मुद्दे समझाए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। तो इस बिल के अंदर में जो फीचर है वो है डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी का। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी, ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। डेटा प्रिंसिपल का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। डेटा प्रिंसिपल आप हो सकते हो या मैं हो सकता हूँ, हमारा डेटा इकट्ठा जो किया जा रहा है, तो जिसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो कौन है? डेटा प्रिंसिपल। और अगर मान लो यहाँ पर जिसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी उम्र 18 से कम है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर वो जो बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। उसके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डेटा प्रिंसिपल के तौर पर देखे जाएंगे, यानी उस बच्चे का जो डेटा है, पर्सनल डेटा, वो पेरेंट्स मेंटेन करेंगे, उस बच्चे के डेटा प्रिंसिपल पेरेंट्स होंगे। डेटा प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो है वो है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी क्या है? डेटा फिड्यूशरी एक कंपनी, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट जो आपके डेटा को कलेक्ट कर रही है, वो डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। डेटा फिड्यूशरी कौन है? जो कंपनी डेटा को कलेक्ट कर रही है आपसे या मुझसे। ठीक है, वो कौन सी हो गई? वो डेटा फिड्यूशरी हो गई, वो कंपनी हो गई। कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, फर्म स्टेट हो सकता है। ठीक है, अब
पर्सनल डेटा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। पर्सनल डेटा एक ऐसा डेटा जो कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सके, एक पर्सन की पहचान बता सके, हाँ ये वो है। ठीक है, अब डेटा फिड्यूशरी का इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो समझते हैं। कंपनी को लेकर बात की जा रही है, जो हमारी डेटा फिड्यूशरीज जो कंपनियां होती हैं ना, इनके पास में बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है लोगों का, बहुत सारा पर्सनल डेटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर मेन फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर में, कि जितनी भी कंपनीज होंगी इन सभी कंपनीज को क्या करना होगा, अपने यहाँ पे एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना होगा एज एन इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर। एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर होगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी इन सभी कंपनी के अंदर में एक ऐसा ऑफिसर होगा जो कि लोगों का डेटा जिस कंपनी ने इकट्ठा किया है वहाँ पे लोगों के डेटा की सुरक्षा की जा सके, उस डेटा का ब्रीच ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है जो कंपनीज है ना, जैसे आप छोटी छोटी जगह पर अपनी ईमेल डाल देते हो, नंबर डाल देते हो, है ना, वो काम मत करा करो। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और काफ़ी सारी जगह पर लिंक है, आधार से लिंक है ना, तो आपके फ़ोन नंबर से भी कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। आप अपने इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल वेबसाइट्स का चल ही यही रहा है, वो कंपनी जानबूझ के आपसे ये डेटा निकलवा रही हैं, जानबूझ के आपका नंबर मांगना चाह रही हैं। आप किसी कंपनी पे गए, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, कुछ यहाँ पे आप खरीदना चाहते हो, आपने नंबर डाल दिया, अब नंबर डाल दिया, उस कंपनी के पास में आपका नंबर चला गया। वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, पीछे से वो नंबर बाकी सारी दूसरी कंपनी को बेच देती हैं। तभी तो आपके पास में इधर उधर से फ़ोन आते रहते हैं, ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो, यहाँ से लोन ले लो, वहाँ से लोन ले लो, है ना, तो वो उन्होंने डेटा बेच दिया आपका, उनको वहाँ से पैसा मिल गया। तो इस तरीके से आपके डेटा के साथ में काफ़ी खिलवाड़ चलता रहता है। तो ये बिल इसी वजह से लाया गया ताकि एक पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन की जा सके, सुरक्षा की जा सके। अब यहाँ पर इस बिल के अंदर में एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसके क्या क्या हक हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसके क्या क्या राइट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा जिसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा होगा उसका कंसेंट ज़रूरी है, उसका अप्रूवल ज़रूरी है। यानी अगर कोई कंपनी किसी पर्पज़ की वजह से एक इंसान का डेटा इकट्ठा करना चाहती है तो उस इंसान को पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने और क्यों डेटा मेरा लिया है। ठीक है, अब उसको पता है, उसको पता होने के बाद वो अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो एक इंसान का कंसेंट होना ज़रूरी है। प्लस उसके पास में ये भी हक होगा कि वो जब चाहे अपने डेटा को वहाँ से विड्रॉ भी कर सकता है। अब सोच रहा होगा यार उस कंपनी में मेरा डेटा पड़ा है, मैं वहाँ से डेटा निकलवाना चाहता हूँ, वहाँ से इरेज करवाना चाहता हूँ, आप वो भी करवा सकते हो। ये बिल के अंदर में प्रोविज़न है इंडिविजुअल्स के लिए। तो दूसरा प्रोविज़न राइट टू इरेज, वही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो लोग जिनका डेटा इकट्ठा किया गया है उनके पास ये भी हक है कि वो कंपनी से बोल सकें कि जो हमारा डेटा आपने इकट्ठा किया है प्लीज़ आप उसको हटा दो, साफ़ कर दो, इरेज कर दो। प्लस राइट टू नॉमिनेट का प्रोविज़न भी आपको मिलेगा, यानी जो भी डेटा प्रिंसिपल्स होंगे जिनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उनके पास में हक होगा कि वो अपने बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट कर सके कि ये अब से मेरा डेटा मैनेज करेगा। फिर उसके बाद आती है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की। तो इस बिल ने एक बात और बोली है, क्या बोला है कि हम एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएंगे और उस बोर्ड का मेन काम क्या होगा, जो है हमारा डेटा प्रोटेक्शन का काम करना। यानी अगर मान लो यहाँ पे एक बोर्ड ऐसा बनाया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब सपोज़ यहाँ पर किसी कंपनी ने डेटा इकट्ठा किया आपका, और आपका उसके साथ में मतलब कोई रिस्पॉन्स था वो बेकार हो गया, मतलब कि आप और वो कंपनी भिड़ गए आपस में किसी मुद्दे के ऊपर और आप सही हो उसमें, क्या करोगे आप? सीधा सीधा अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी हो कंपनी को लेकर तो आप कहाँ से करोगे? तो आप जाकर इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कंप्लेंट कर सकते हो उस कंपनी की। फिर ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पे आगे की कार्रवाई करेगा कंपनी के खिलाफ। फिर बात आती है एक और प्रोविज़न की, वो है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र। ये जो बिल है ये क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र को भी अलाउ करता है। जो सरकार है, सरकार यहाँ पर इंडियंस का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकती है। जो सर्टिफाइड नोटिफाइड कंट्रीज़ होंगी, टेरिटरीज़ होंगी, वहाँ पर हम डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के नज़रिए में सारा काम चलेगा। फिर बात आती है फाइनेंशियल पेनल्टीज़ की, यानी कि इस बिल में एक बात और बोली गई है कि जो डेटा कंपनी होगी, डेटा इकट्ठे करने वाली जो कंपनियां हैं, अगर वो कहीं पर घोटाला करती हैं आपके डेटा के साथ में, उसका ब्रीच करती हैं, तो उन कंपनियों के ऊपर में पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है। उस कंपनी को कुछ दंड भुगतना पड़ सकता है। तो वो जो पेनल्टीज़ हैं वो पेनल्टीज़ 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की हो सकती हैं। और मान लो यहाँ पर कि एक इंसानी झूठ बोल रहा है, जिसका डेटा इकट्ठा किया गया, उसने कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, फिर उसके बाद वो कंप्लेंट करवा रहा है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर भी 10,000 रुपये तक का फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे बिल में एक एग्जेम्पशन रखा है जिसको लेकर सभी राइटर कह सकते हो निंदा करने लगते हैं। हम लोग इस बिल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पर्सनल डेटा की सुरक्षा की। आप कहोगे अच्छी सुरक्षा मैनेज की गई है यहाँ पर, जिस तरीके से काम किया जा रहा है बिल बढ़िया है। मैं आपको बताऊँ 2019 में हमारे पास में ऑलरेडी एक बिल था जो डेटा की प्रोटेक्शन की बात करता था,
लेकिन उस बिल में लगातार इतने बदलाव हुए कि उस बिल को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तब जाके सरकार ने 2022 का ये नया बिल तैयार किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2018-19 में हमारे पास में एक और बिल था, इंडिया का ड्राफ्ट पूरा तैयार था, लेकिन हमने उसको ख़त्म कर दिया, उस बिल को रद्द कर दिया। क्यों? उसमें इतने चेंजेस हुए उसकी वजह से। और अब की बार ये जो नया वाला बिल है 2022 का, इसमें एक एग्जाम्पशन भी है। आपके पास में पूरी प्रोटेक्शन, आप कंपनी पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन सरकार के पास में सारी पावर है। यानी आपका डेटा भले ही कोई यूज़ ना कर सके, कोई कंपनी यूज़ ना कर सके, कोई कंपनी गलत यूज़ ना कर सके, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डेटा का यूज़ कर सकती है। ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। यानी इस पूरे बिल से सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन में रखा गया, अपवाद में रखा गया है। ठीक है, समझ गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी इस पूरे बिल से एक्सेप्शन में है, अलग से हटी हुई है। उनको लगता है यहाँ पर डेटा का कैसे यूज़ करना है ना, हमारे देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कैसे भी यूज़ करना है तो यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। सरकार को आप कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? अब ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, नया बिल ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डिजिटाइजेशन इतनी तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से। और हम जैसे पहले ही मैंने जैसे बोला 2019 में बिल था, लेकिन यहाँ पर वो हम बिल को ला नहीं पाए। अब यहाँ पर इंडिया चाहता है इस बिल को और ज़्यादा, जो अभी हमारा नया बिल आया है, इसको और ज़्यादा मजबूत करना। अब इंडिया ने यहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा पर ध्यान देना कब से शुरू किया? देखो, स्पेशल फोकस आता है 2017 में। 2017 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना ही चाहिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। क्या है वो केस? वो है जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 का केस था। 9 जज बैठे थे इस केस की सुनवाई करने के लिए। तो 9 जज की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यहाँ पर इस केस को देखते हुए ये बोला कि जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार देता है ना। यहीं पर क्या होगा? राइट टू प्राइवेसी भी इसी का हिस्सा होगा। राइट टू प्राइवेसी भी आपका फंडामेंटल राइट होगा, 2017 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो आप अपने डेटा की प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो, उसके प्रोटेक्शन का आपके पास में फंडामेंटल राइट है। प्लस दूसरे देशों में क्या डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं? बिल्कुल हैं। यूरोप का अपना खुद का मॉडल है। कौन सा मॉडल है? जीडीआर मॉडल है, जीडीपीआर मॉडल, जिसको हम बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, यूरोप का अपना खुद का मॉडल है। यूएस का मॉडल है, हाँ यूएस का भी अपना मॉडल है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस में कोई ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट्स या प्रिंसिपल्स नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का मॉडल है जीडीपीआर वाला, वैसा नहीं है यूएस का मॉडल, लेकिन है यहाँ पर भी डेटा प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी ने 2021 में एक बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा था, और 2021 ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, अभी हम 2023 में ही है ना। तो क्वेश्चन क्या था? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर में है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21, जहाँ पे हम लोग राइट टू लाइफ की बात करते हैं। समझ गए? 2017 के केस के अंदर में यहाँ पर राइट आर्टिकल 21 का हिस्सा बना दिया गया और बोल दिया गया कि राइट टू प्राइवेसी भी आपसे एक फंडामेंटल राइट है। तो मैंने आपको यूरोप के इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बताया, इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में समझाया, लेकिन अब यहाँ पे राइटर एक चीज़ और बोलते हैं कि सर बिल तो बढ़िया है, बिल्कुल डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन ये बताओ, ये तो केवल पर्सनल डेटा की बात करता है ना। पर्सनल डेटा तो वो डेटा हुआ जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पहचाना जा सकता है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे डेटा हैं जिनमें ये ताकत है कि वो किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके। आज का जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डेटा इकॉनमी को अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के डेटा जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पर, चाहे वो पर्सनल हो या नॉन पर्सनल डेटा हो। तो पर्सनल या नॉन पर्सनल दोनों ही डेटा को यूज़ करके कैसे ना कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक पर्सन की जानकारी, उसकी आइडेंटिटी को निकाला जा सकता है। समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे बिल के अंदर किस में फोकस कर रहे हैं? स्पेशली पर्सनल डेटा पे। नॉन पर्सनल डेटा पे कौन फोकस करेगा फिर? समझ गए? अब जैसे बात की जा रही है, राइटर ने एग्जाम्पल दिया ऊबर का। अब ऊबर से यहाँ पर आप लोग राइड भी लेते होंगे, कैब करवाते होंगे। ऊबर न्यू दिल्ली में राइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जब कैब कर रहे हो तो बहुत सारा जो डेटा है आप वहाँ पे जनरेट कर रहे हो, अपना होम एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो एक इंसान की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है।
फिर उसका राइटर ने बोला कि देखो नो डाउट बिल बहुत शानदार है, बिल में यहाँ पर कोई ज़्यादा कमियाँ नहीं है, जो कमियाँ हैं उसको लेकर हम सॉल्यूशंस निकाल के काम कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस कुछ उपाय आ सकते हैं, उससे काम निपटाया जा सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हम तैयार कर रहे हैं ना इस बिल के अंदर में, उस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को हमें मजबूत करना होगा। वो केवल बाकी सारे बोर्ड की तरह नाम का बोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेंट आई तो उसकी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड है वो बोर्ड की तरह काम करे। हमने उसको डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। कोई कंप्लेंट आई है तो उसकी तुरंत सुनवाई की जाए और वो बोर्ड यहाँ पर उसको डिटेल से देखने का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप्स हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो सोल्यूशंस है वो लाकर इन गैप्स को फुलफिल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए? तो ये था यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर पूरा का पूरा हमारा एडिटोरियल। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे डिस्कशंस। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, मज़ा आ चुका है, बहुत कुछ आज के इस वीडियो में जानने को मिला है। वैसे तो आपको बहुत कुछ रोज़ाना ही जानने को मिलता होगा। now आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था 2015 का कि इंडिया इन तीनों ग्रुप्स में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान कंट्रीज़। आसियान कंट्रीज़ के बारे में कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। आसियान के अंदर में टोटल 10 देश हैं और उन 10 देश को कैसे याद रखते हो, टीवी क्लिप ऑफ MBBS करके, थाईलैंड, वियतनाम, याद आ रहा है ना, टीवी क्लिप ऑफ MBBS एक ट्रिक बताई थी, ऐसे करके आप यहाँ पर 10 देशों के नाम याद रख सकते हो। तो आसियान के अंदर में तो टोटल 10 कंट्रीज़ हैं और इंडिया आसियान का हिस्सा है नहीं, तो सेकंड वाला तो हमारा गलत ही हमें कन्फर्म है। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन 2023 में आता तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि 2023 में ये एलिमिनेशन वाली टेक्निक ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। अब 2015 में आप यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते थे, आपको पता चल गया कि यहाँ सेकंड वाला गलत है, तो सेकंड वाला गलत है तो भैया ए तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड है, ना सी हो सकता है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो बचा कौन सा, बी या उसके बाद में ये डी। तो वैसे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पर 3 ओनली लगा सकते थे। 3 ओनली मतलब ईस्ट एशिया समिट। इंडिया बिल्कुल ईस्ट एशिया समिट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर 2015 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 ओनली। लेकिन जैसा मैंने बोला ये अभी 2023 में सवाल आता था तो अलग से आता, थोड़ा हट कर आता, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो सकता था। लेकिन सही उत्तर क्या है हमने डिस्कस किया। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।